हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज आपका जेईई मेंस का मॉक टेस्ट था। इसमें सिलेबस एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स और बाकी इनऑर्गेनिक के चैप्टर थे, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस और पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट और पीरियोडिक टेबल। उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस में जितने भी डाउट्स हैं या पूरा पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर भी आपको डाउट्स रह जाता है तो आप आकर के ब्रांच डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बच्चों रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट, ये दे रखी है, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम लोग जज करते हैं कि ऑर्डर कौन सा है। रेट कांस्टेंट की यूनिट कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो पता नहीं चलता कि ये कौन से ऑर्डर का है, तो उसमें सबसे पहले आपको यूनिट देखना होता है। तो यहाँ पे यूनिट देख करके इतना पता चल रहा है कि जनरल जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर के पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। अब टाइम की जगह सेकेंड, आवर और मिनट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस जनरल फॉर्म से यहाँ पे कंपेयर करें तो जैसे ही आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ही ये टर्म आपको दिखेगा रेट कांस्टेंट का। तो इसीलिए n की वैल्यू 0 मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, और कुछ इस तरीके से A3 A2 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। फिर आपको बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 एंड A2 वर्सेस टाइम इज सोन बिलो, ठीक है वो पता है। एट टाइम TA परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंपोज्ड इज, मतलब कितना मतलब कन्वर्ट हो चुका है, कितना ज़्यादा A3 A2 में चला जा चुका है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस टाइम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई है। A2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि A2 राइट साइड है, A3 क्या है, रिएक्टेंट है जो कि कम हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको A3 से 3/2 A2 में जा रहा है। शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रही होगी, मान लेते हैं A0, उस समय इसकी 0 रही होगी t = 0 पे, लेकिन आफ्टर टाइम t A0 में से कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, इसके 1 से इसका 3/2 बन रहा है, तो x से कितना बनेगा, 3x/2। और उस टाइम मान लो वही टाइम TA है, उस टाइम TA पे क्या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रही है, तो एट टाइम TA दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो A0 कितना हो जाएगा बच्चों, 5x/2 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना कंपोज्ड हुआ है, कितना डिसोसिएट हो चुका है, उसका परसेंटेज पूछा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो रिमेनिंग पार्ट है उसका परसेंटेज निकाल दें, 100 में से जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हटा दिया जाए तो कंपोज्ड पार्ट का पता चल जाता है। तो हम वही तरीका अपनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें जब परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग निकालना है तो परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सुने। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे AT कितना है, AT मतलब A0 - x। आफ्टर टाइम t रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, A0 - x है, और उसकी वैल्यू कितनी है, AT, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AT। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या है, A0 है, वो है आपका कुछ इस तरीके से। और परसेंटेज निकालना है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। A0 - x की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 1.5 A0, और अपॉन इनिशियल यहाँ पे A0 की वैल्यू कितनी आई है, A0 की वैल्यू कितनी आई है, 5/2x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको x कर लो, यहाँ x, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे, इंटू 100 भी करना है तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 है, नीचे 2.5 है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60%। ये रिमेनिंग अमाउंट है। तो कंपोस्ट कितना हुआ होगा, 40%।
ये रिमेनिंग अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो बचा कितना होगा वो आपको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट 100 माइनस 60 कर देंगे तो आ जाएगा 40%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। बच्चों इन ऑप्शंस में ध्यान से देखो तो कोई किसी एक स्पेसिफिक पीरियड या ग्रुप से तो है नहीं, तो यहाँ पे आयंस अलग अलग हैं, तो हमें ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस के थ्रू जज करना पड़ेगा कि कौन सा आयन ज़्यादा होता है या कौन सा कम। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे कि ज़्यादा कौन है कम कौन है, तो यहाँ पे देखें, ये सोचो बच्चों, आपको क्या पता है कि लिथियम Li+ और Na+ में किसकी साइज ज़्यादा होती है? Na+ की, सही है। और बेरिलियम 2+ ये सेकेंड ग्रुप के, और Mg2+ में किसकी साइज ज़्यादा होती है? Mg2+ की, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो अब बच्चों ध्यान से देखो कहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है। सबसे पहले तो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करना है। Li+ और Na+, देखो कई बार तो आप आयंस के साइज को आप याद भी कर सकते हैं। याद करने का ट्रिक भी आपके नोट्स में है कि लिथियम को बेरिलियम से, सोडियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करना आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन कितना याद रखेंगे? और लास्ट में मेंस का एग्ज़ाम भी अब सर पर है, तो आप कितनी चीज़ें आप जो याद करते हो वो भूल जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट के साथ आप जब किसी भी चीज़ को समझते हो तो वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सबसे पहले सोडियम और लिथियम में सोडियम का आयंस की साइज ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पहले ही ऑप्शन में लिथियम को ज़्यादा कर दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने से रहा। अब दूसरे ऑप्शन में पहली बात तो यहाँ पे Li2+ तो होगा नहीं बच्चों, Li+ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी Li जीत रहा है, तो ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ देखो B और C में एकमात्र ऐसा ऑप्शन B है जिसमें ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, एकमात्र ये दोनों ऑर्डर को ऑब्जर्व करो, जिस ऑप्शन में ये दिख रहा है उसी को टिक लगाओ। और बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लिथियम+ और मैग्नीशियम 2+ पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं, डायगोनली एक दूसरे के दिखते हैं। तो इन दोनों में ज़्यादा साइज किसकी होती है आपको याद रखना है, लिथियम की साइज क्या होती है? ज़्यादा होती है, और वो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। तो इसी के साथ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सोडियम, हीलियम एंड नियॉन। देखो बच्चों यहाँ पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी हम लोगों को आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले आपको ट्रेंड्स तो आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे जनरली इन जनरल बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? घटती है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ता है। बट और भी फैक्टर हैं, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होता है, शिल्डिंग इफेक्ट भी आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। लिथियम और बेरिलियम में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s1। और बेरिलियम का क्या होता है? सभी जगह आपको पहला इलेक्ट्रॉन ही निकालना है, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन सभी जगह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, बेरिलियम का बच्चों होता है 2s2 होता है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये आधा भरा है और ये पूरा भरा हुआ है, तो इन दोनों में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? बेरिलियम की, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें। दूसरे वाले में देखिए, बेरिलियम का अभी आपने देखा कि क्या होता है? 2s2 होता है, और बोरॉन का क्या होता है? 2p1 होता है। अब यहाँ कौन भरा हुआ है? यहाँ पे बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या बेरिलियम से ज़्यादा होगा क्या? नहीं, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हुआ है? भरा हुआ है। समझा? ध्यान से समझो इसको। यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे क्या है? बोरॉन है, इसलिए ऐसा है। यहाँ पे 2s में कंप्लीटली भरे हुए हैं, और यहाँ पे ये 2p में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके पीछे का रीज़न है ना कि s और p में यदि स्क्रीनिंग की बात करें तो s की ज़्यादा होती है, इस वजह से बोरॉन और बेरिलियम में यहाँ पे स्क्रीनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको देखने को मिलती है कि जनरली ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन
नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है। और उसी सेकेंड पीरियड में आप लोग ये देखते हैं कि लिथियम और बेरिलियम में होना चाहिए कि यहाँ पे लिथियम का क्या है 2s1 है और बेरिलियम का क्या है 2s2 है, तो ये आपको तो बता दिया गया, ये तो ठीक है। लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन राइट साइड होता है, तो हमें ये लगता है कि राइट साइड है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग देखना होता है, ठीक है। इसीलिए चलिए ये ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है, तो यही क्या होगा, सही होगा। और रही बात लिथियम और सोडियम में, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो क्योंकि वो साइज़ में क्या होता है, छोटा। और हीलियम और नियॉन में सेम यही सिनेरियो है, दोनों के दोनों इनर्ट गैस हैं, लेकिन हीलियम और नियॉन में जो वैन डर वाल रेडियस है वो हीलियम का क्या होता है, कम, नियॉन के कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, 15 होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2.5, 16 होते हैं तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, ओके। 17 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1 होता है। अब देख लो जहाँ पे सबसे ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन किस में है, 14 इलेक्ट्रॉन हैं O2 किसी में है, नहीं है। 15 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, इसका कितना होगा 1.5 होगा और इसका 1 होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन दिख रहा है जो कि करेक्ट है, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। और किसी ऑप्शन में ये करेक्ट ऑर्डर इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5 आएगा, हाँ सही है। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 1.5 आएगा, जो कि गलत है, ये नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड XgF4 आर, ठीक है। सभी में सेम, अच्छा 2 ऑप्शन में सेम है, बाकी 2 ऑप्शन में डिफरेंट है। मैं SF4 की बात करूं बच्चों, SF4 सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 4 सिग्मा बना देगा, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 4 सिग्मा बन गया, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर जो आएगा वो आएगा 5, हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3d, ठीक है। लेकिन 1 लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप होगा वो क्या होता है, शीशॉ, क्या होता है, सीशॉ, ठीक है, सीसा होता है। अच्छा ये इसका शेप हो गया। CF4 की बात करते हैं, इसमें बच्चों देखो कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों शेयर कर दिए, एक भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, पता है ना, सराउंडिंग का नहीं, सेंट्रल एटम का। तो 4 + 0 यहाँ कितना आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp3, लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ लोन पेयर क्या है 0 है, यहाँ पे लोन पेयर है 0, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इनकी बात करें तो दोनों का दोनों क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। तो इतना है कि शेप सेम तो नहीं है, बाकी C और D ऑप्शन में से एक होगा। और एक और बचा है XgF4, जेनॉन। जेनॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 4 उसने शेयर कर दिए क्योंकि फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, लेकिन फिर भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मतलब 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर आ जाएगा 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3d2, और शेप जो आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लेनर आएगा। तो डिफरेंट है मॉलिक्यूलर शेप। और SF4 में लोन पेयर की बात करें तो 1 है, इसमें 0 लोन पेयर है, और इसमें कितने लोन पेयर है 2, तो डिफरेंट 102, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़े, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट अमंग द क्लोराइड्स ऑफ द मीथेन। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इस केस में जितने हाइड्रोजन बढ़ते हैं, ठीक है, जितने हाइड्रोजन्स बढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट उतना बढ़ता जाता है। जैसे ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि इस ऑर्डर को आप याद रखें।
ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल वेक्टर सम का ही सारा का सारा खेल है, लेकिन वेक्टर सम के साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे नहीं, साथ ही साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर, चार्ज और डिस्टेंस, दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट को देखते हुए जो ऑर्डर आता है, जो इन जनरल आपको याद रखना है, वो क्या है, सबसे जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बच्चों, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होगा, डाइपोल मोमेंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सब फिर उसके बाद CH_Cl3 और सबसे लास्ट में CCl4 होगा, ये ऑर्डर होगा बच्चों। यहाँ पे ये आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, ये चेंज कर लेना, ये करेक्शन है। तो 7th का क्या हो जाएगा, C। आगे बढ़ते हैं। द पोटेशियम पर मैग्नेट एक्ट एज ऑक्सीडेंट, ठीक है, न्यूट्रल, अल्कलाइन एज वेल एज एसिडिक। हाँ बच्चों देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें, पोटेशियम पर मैग्नेट को मैं आयंस के फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, ये है पोटेशियम पर मैग्नेट। एसिडिक मीडियम में बच्चों आपको पता है कि ये +7, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +7, और एसिडिक मीडियम में ये किस में जाता है, +2 में जाता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम, इसे देख करके आप हमेशा पता करेंगे कि ये कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है, एसिडिक मीडियम। उसके बाद अल्कलाइन मीडियम। देखो बच्चों, अल्कलाइन मीडियम में सबसे पहले न्यूट्रल की बात कर लें, पोटेशियम पर मैग्नेट न्यूट्रल मीडियम में। देखो न्यूट्रल मीडियम को वीकली अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं, या न्यूट्रल मीडियम, दोनों एक ही है। +7 से ये किस में जाता है, +4 में, +4 में जाता है। और यही पर मैग्नेट बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में +7 से +6 में जाता है, ठीक है। अब +7 से +2 में जा रहा है। पहले क्या है, न्यूट्रल मीडियम वाला, न्यूट्रल मीडियम में किस में जाता है, +4 में। +4 वाला ऑप्शन आपको B और C में दिख रहा है। फिर उसके बाद फिर अल्कलाइन में ये +7 से +6 में जा रहा है, +6 वाला ये। फिर उसके बाद किस में जा रहा है, सबसे लास्ट में +2, एसिडिक मीडियम +2 में जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, B करेक्ट होगा, ओके। 9, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं √n × n+2, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसमें जिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, इसमें आपको लिगेंड की आपको स्ट्रेंथ भी चेक करनी है। आप देखिए इन चारों ऑप्शंस में 3 कॉमन लिगेंड हैं, 2 हैं, एक तो साइनाइड है और दूसरा क्लोराइड है। और आपको पता है स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, कान, नाक और हाथ, ठीक है, कान, नाक और हाथ। इस तरीके से आप याद रखेंगे, कान मतलब कार्बन डोनर जितने होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कान, नाक मतलब उसके बाद कौन आता है, नाइट्रोजन डोनर, और फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाथ मतलब हैलोजन। ये होते हैं लिगेंड की स्ट्रेंथ का एक जनरल ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़ा ऑर्डर होता है। Cn- और Cl- में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, Cn- की। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है और यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो आओ देखें, MnCl4 की बात करें तो मैग्नीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना आएगा, +2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, मैग्नीज का होता है 4s2 3d5, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना आएगा, 3d5। और लिगेंड कौन सा है मैग्नीज के केस में, वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या पेयरिंग होगी, क्या यहाँ पे D के पास 5 डब्बे हैं और इन डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आप जब फिल करेंगे
तो क्या यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं, क्लोरीन के पास इतनी हिम्मत ही नहीं कि पेयरिंग करा पाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 5। और जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब उसके बाद बात करें CO2+ की, यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है। इसमें देखो यहाँ पे x - 4 = -2 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2। और आपको पता है कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 फेंको नहीं, 4s2 3d7 होता है। 4s2 3d7 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए ना, तो आएगा 3d7। तो यहाँ पे इसके पास भी D के पास 5 डब्बे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 3। यहाँ पे भी क्लोरीन ही लिगेंड है और वो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं करा पाएगा। लेकिन उसके बाद है आयरन। यहाँ पे मैं आयरन है यहाँ, चलो यहाँ बता देते हैं। x - 6 = -4, तो x = कितना आ जाएगा? +2। मतलब आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा? +2। और यहाँ पे +2 है तो, और Cn जो है साइनाइड जो है, कान नाक और हाथ, यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो Fe2+ की बात करें, यहाँ Fe2+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आएगा 3d6 आएगा। और यहाँ पे इसके 5 बॉक्सेस बनाए तो यहाँ पेयरिंग पॉसिबल तो है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ठीक है। अब पेयरिंग होगी, ठीक है, अब पेयरिंग होगी, ये इधर आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएगा और ये इधर खिसक जाएगा। मतलब 2 पेयरिंग हो गई, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, और 2 खाली डब्बे आपको बच जाएंगे। वो 2 खाली डब्बे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आता है, क्योंकि अंदर के d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, यूज़ में लाए जा सकते हैं। बस शिफ्टिंग हो गई, क्योंकि Cn जो लीगेंड है, जो साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, वो इनको कहेगा अरे भाई पीछे चलो, जगह दो जगह दो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो लेकिन जगह ही नहीं होती। अरे जगह होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से नहीं 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। इफ़ पेयरिंग करानी पॉसिबल है तो ही होगी, इफ़ पॉसिबल ही नहीं तो कहाँ से पेयरिंग होगी। इसलिए यहाँ पे पॉसिबल तो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के बाद, पेयरिंग करने के बाद कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा इस केस में क्या आएगा? 0। तो सबसे मिनिमम होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के केस में। तो सबसे लास्ट में ये कहाँ दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है सबसे लास्ट में? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो कौन सा करेक्ट होगा? ए। 10th में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। भाई जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में, वही डी ट्रांजिशन शो करेगा और वही कलर इंपार्ट करेगा। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए। यहाँ पे सिल्वर का सल्फेट है, सिल्वर के ऊपर +1, और सिल्वर कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 11 है। क्यों आगे आऊँ समझ रहे हो बच्चों? 3d10 कॉपर का क्या होता है? 3d10 4s1 3d10 होता है, और सिल्वर उसी के जस्ट नीचे है, तो क्या हो जाएगा? 4d10 5s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आएगा? 4d10। अरे d तो पूरा भरा हुआ है, ये तो dd ट्रांजिशन, यहाँ पे dd ट्रांजिशन नहीं होगा रे, यहाँ dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +2। जनरली इसका क्या होता है? 3d5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या आएगा? 3d4। अरे इसके पास तो है भाई, डी के पास इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो ये dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। यहाँ मैग्नीशियम 2+, अरे भाई, अरे ये तो इनर्ट हो चुका है, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? मत करो, ये बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। कॉपर +1, अभी हम कॉपर +1 की बात कर रहे थे, यहाँ 3d10 होता है, तो ये भी dd ट्रांजिशन इम्पार्ट नहीं करेगा। तो कलर किस, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कलर वही शो करेगा जहाँ पे dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो कौन सा होगा? आगे बढ़े, सॉरी ये नहीं बच्चों, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। 11th,
1 mole of N2H4 loses 10 mole of electron to form a new compound Y, assuming that all nitrogen appears in the new compound. What is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in the oxidation state of hydrogen. ठीक है, यहाँ पे N2H4 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों? पहले तो यहाँ बात करें 2x + 4 = 0, x = कितना आएगा -2। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -2। अब जब इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकला, जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। हम कहते हैं ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा ना। अरे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 बढ़ेगा। तो यहाँ -2 है, इन दोनों नाइट्रोजन का -2 है और वो 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो नया आएगा वो कितना आएगा? अरे एक नाइट्रोजन का -2 है तो दोनों नाइट्रोजन का कितना होगा? -4, और 10 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं, तो अब जब नया ऑक्सीडेशन आएगा वो कितना आएगा? +6 आएगा। लेकिन वो जो कंपाउंड बन रहा है नया वाला, उसमें N2 है, वो कंपाउंड जो है उसमें नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है। तो 2 नाइट्रोजन की करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा नए वाले में वो 6 आएगा, तो एक के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? ठीक है, फॉर 1 नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? बी आ जाएगा। आगे बढ़े। इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ABCDR, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? अब ध्यान से देखें, यहां पे IO3- है प्लस AI- है प्लस BH4+ है, से CH2 बन रहा है प्लस DI2। ये है बच्चों, यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, सिर्फ एक बंदे का चेंज हो रहा है। किसका चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है आयोडीन का। यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही है? इतना चेंज हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखें कि ये हाफ, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? 5 से ये 0 में जा रहा है और -1 से भी 0 में जा रहा है। ठीक है, ये 5 से किस में जा रहा है? 0 में, और -1 से भी किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। 5 से 0 में जा रहा है, चेंज कितने का हो रहा है? 5 का। और यहाँ -1 से किस में जा रहा है? 0 में, चेंज कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले जितने का चेंज हो रहा है, मैंने बताया था बच्चों इसकी टोपी उसके सर, आपको याद हो तो। अब यहाँ पे इसकी टोपी उसके सर मतलब क्या है? ITUS मेथड क्या है? यहाँ 5 है तो ये 5, यहाँ इसमें 5 का चेंज हो रहा है, तो इस 5 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें। ये ट्रिक है, ठीक है। यहाँ से आपने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए अलग सा कलर यूज़ कर ले रहे हैं। ये यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसमें कितने का चेंज हो रहा है? इस वाले आयोडाइड में 1 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1 से। यहाँ कितने आयोडीन है? 5, इधर कितने हैं? 1 है। टोटल कितने आयोडीन हो गए? 6। यहाँ कितना, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब क्या करना है? अब हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ 3 है, उधर है ही नहीं, सॉरी 1। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? 3 से। तो अब हाइड्रोजन बुरा मान जाएगा। हाइड्रोजन उधर उस साइड कितने हो गए? 6। इस साइड कितने हैं? तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 6 से। क्या बैलेंस है? चेक कर लो एक बार। यहाँ आएगा 1, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 3, और हमें ये ही पूछ रहा है। तो 5, 6, 3, 3 यही कोएफिशिएंट आ रहा है। ऐसा ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं। Oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate
एसिडिफाइड बोलते ही मन में इतना ख्याल आया कि मीडियम एसिडिक है। और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराई जाती है तो बेचारा पोटेशियम एसिडिक मीडियम में यहाँ पे +6 है, वो +6 से +3 में जाता है, +3 में रिड्यूस होता है और इसको आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। बेसिक मीडियम में आयोडेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में आयोडीन में जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट कितना है, +3। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट स्टेबिलिटी। बच्चों देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। स्प्लिटिंग CFSC भी डिपेंड करती है, लिगेंड के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, 3-4 उसके फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखें, इन सभी लोगों में ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कॉपर का, हर जगह +2 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो वो फैक्टर नहीं रहेगा जिसकी मदद से आप स्टेबिलिटी चेक कर पाए। और तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम है। अब ये देखेंगे कि किस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब यहाँ पे जितने भी लिगेंड है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे एक ये लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, और यहाँ पे इथाइलिन डायमाइन है। इथाइलिन डायमाइन इन सभी लोगों में से इथाइलिन डायमाइन जो होता है उसकी डेंसिटी आपको पता है कि इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2 NH2 ये इस तरीके से ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल को। तो यहाँ पे चिलेशन देखने को आपको मिल रहा है, और जितना ज़्यादा चिलेशन होगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल होता है। इन चारों जगह कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट कॉमन है, ट्रांजिशन मेटल जो सेंट्रल एटम है वो कॉमन है। अब अपन लिगेंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो सारे जितने भी आपको लिगेंड यहाँ पे दे रखे हैं, इन सारे लिगेंड में से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, इथाइलिन डायमाइन की। ठीक है, क्यों? वैसे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, वहाँ पे भी कर रहा है, तो इसकी अच्छी क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ चिलेशन देखने को मिल रहा है, ये रिंग भी फॉर्म कर रहा है, और जहाँ रिंग फॉर्म हो रहा है वहाँ चिलेशन हो रहा है, तो वो उस कॉम्प्लेक्स को एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेबल कौन होगा, D होगा। फिर इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इन NiCO4। तो बच्चों देखो EN क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, निकल का 28 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकल का आप निकाले तो 0 आएगा, 0 + 2 इंटू कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 4 है, कितना आ जाएगा, 36 आ रहा है। तो ये सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। द सॉल्ट यूज टू परफॉर्मिंग बीट टेस्ट इन क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। देखो बच्चों, जो बोरॉक्स बीट टेस्ट होता है जिसमें मेटाबोरेट की क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं, तो उसके लिए जो सॉल्ट यूज़ किया जाता है वो आपको याद रखना ही है बच्चों। और वो सॉल्ट होता है ये NH4 का ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट हेक्साहाइड्रेटेड। ये सॉल्ट यूज़ में आता है जहाँ से हमें मेटाबोरेट मिलता है बोरॉक्स बीट टेस्ट में। फर्दर आप उसको और हिट करें तो आपको बोरॉक्स बीट भी मिलता है। तो इसलिए ये है फाइनल आपका आंसर, ये आपको याद करना है। बाकी एलम के फॉर्मूले हैं, मोहर सॉल्ट के फॉर्मूले हैं, जिप्सम के फॉर्मूले हैं, तो यही एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपको बोरॉक्स बीट टेस्ट देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 70 द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विद द फॉर्मूला। बच्चों देखो, ब्राउन रिंग जो टेस्ट होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को बताया जाता है ब्राउन रिंग टेस्ट में, वो कॉम्प्लेक्स आपको याद ही रखना होता है बच्चों। FeNO, FeH2O, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में याद है आयरन सेंट्रल एटम होता है, उसका
ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। और यहाँ पे NO और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, बाहर 2+, इस तरह। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, कैसे, x + 5 × 0 प्लस यहाँ नाइट्रोसोनियम जो आयन है उसका +1 होता है, इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +1। ध्यान रखेंगे आप। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के में जो कॉम्प्लेक्स यूज में आने को देखने को मिलता है वो यही मिलता है, आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, however it becomes soluble if some Ki is added to water. Heating the red solid in a test tube result in the liberation of some violet color fumes and the droplets of metal appear on the cooler part of test tube. The red solid is. अब बच्चों देखो, सबसे पहले एक ऐसा सॉलिड जिसको जो कि इनसॉल्युबल है, पहली बात तो इनसॉल्युबल है, एक ऐसा सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल है और उसको जब आप Ki के अंदर मिलाते हो तो वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, फिर वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और उसको हीट करने पे जब उसको हीट करते हो तो आपको वायलेट कलर का फ्यूम भी मिलता है। ठीक, तो ऐसी प्रॉपर्टी शो करने वाला कौन सा मेटल है, कि ऐसा कौन से मेटल का सॉलिड है, ये बताना है आपको। बच्चों देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट को आप डिसोसिएट करते हो तो आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है, और नाइट्रोजन का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और आप लेड को भी डिसोसिएट कराओगे तो लेड ऑक्साइड, इसका भी ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं। हाँ, मरकरी का जो आयोडाइड होता है वो बच्चों इनसॉल्युबल होता है, पहली बात तो सुन लो, ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, रेड सॉलिड होता है, कलर भी कैसा होता है भाई, रेड। हाँ, ये तो बताना भूल गया, इसका कलर कैसा होता है, रेड सॉलिड होता है। अब इसको जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है Hg(I4) का कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसे जब फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से आयोडीन मिलता है जिसका कलर क्या होता है, वॉयलेट। आयोडीन मिलता है जिसका कलर क्या होता है, वॉयलेट। तो कौन सा आंसर होगा इसका, बी। ठीक है, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रुप 13 के यहाँ पे जितने भी आपको ऑर्डर A B C D सभी ऑप्शन दिख रहे हैं वो सभी के सभी लोग क्या है, ग्रुप 13। और एक कॉमन चीज़ देखो, सभी लोग अपने +1 ऑक्सीडेशन नंबर में, और ऊपर से नीचे जब ग्रुप 13 में अपन मूव करते हैं, ग्रुप 13 में जब अपन ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो +1 वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पे +1 वाली स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से सबसे बाहर वाला जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकल पाता। ठीक है, उसका निकलना मुश्किल होता है, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, इस वजह से +3 की जगह +1 वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों, +1 ऊपर से नीचे बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में Fe2CO9 है, डायामैग्नेटिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्ट। पहले तो Fe2 एक कार्बोनिल कंपाउंड है, आयरन है, 2 आयरन है, और टोटल 9 कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड तो ब्रिज पे होते हैं और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ इस तरीके से। इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि Fe2CO9 इज डायामैग्नेटिक। बच्चों इसकी प्रॉपर्टी, इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी देखा जाए तो इसके अंदर D3H टाइप की सिमेट्री होती है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता ज़्यादा, और ये डायामैग्नेटिक होता है। इसका जो कलर होता है वो आप येलो कलर होता है, येलो कलर में ऑब्जर्व होता है।
लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक है तो कौन सा रीजन करेक्ट है। तो बच्चों रीजन एक ही है कि यहाँ पे मेटल और मेटल का बॉन्ड होता है, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है जिस वजह से ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ये फॉलो करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यदि पर एटम की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिस वजह से यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक होता है। ये ही रीज़न होता है। ब्रिज पे CO प्रेजेंस होने की वजह से डायमैग्नेटिक होने का कोई लेना देना नहीं है। और मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं, ये तो उस लिगेंड की अपनी प्रॉपर्टी है। और रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आपको ये याद रखना है ऑप्शन C इस क्वेश्चन रिगार्डिंग सही है। डायमैग्नेटिक होने का नेचर यही है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉन कैटालिस्ट रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 किलो कैलोरी पर मोल एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेम रिएक्शन catalyzed बाय एन एंजाइम इज 10 किलो कैलोरी पर मोल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कांस्टेंट ऑफ कैटालाइज्ड एंड नॉन कैटालाइज्ड। बच्चों देखो, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, A e⁻⁻ होता है, ठीक है। जब आपने कैटलिस्ट नॉन कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट यूज नहीं किया है तो मैं NC लिख रहा हूँ, तो रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही है, तो उस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितना है, 300 किलो कैलोरी है। ध्यान रखना बच्चों, R की वैल्यू हमें लेनी है किलो कैलोरी वाली। अच्छा, और एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R, टेम्परेचर वही है, ठीक है। जब मैं कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तब। दूसरी कंडीशन है जब मैं कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, 10 किलो कैलोरी है। तो कितना है, 10, ये है 10 अपॉन RT। अब दोनों को मैं डिवाइड करूं, रेशियो ऑफ कैटलाइज्ड एंड नॉन कैटलाइज्ड, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको इससे डिवाइड करूं, 2/1 कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, Kc अपॉन KNC इज इक्वल टू A कैंसिल हो जाएगा, e के पावर -10 प्लस 300 हो जाएगा, अरे बोलो ये हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा। Kc अपॉन KNC इज इक्वल टू e के पावर 290 अपॉन R इंटू T है। बच्चों देखो, e के पावर 290 है, ये किलो कैलोरी है, तो R भी किलो कैलोरी में लेना है। कैलोरी के टर्म्स में R की वैल्यू 2 होती है, तो किलो कैलोरी में 2 होगा, लेकिन इस 2 इंटू 10 के पावर -3, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलने के लिए डिवाइड करते हैं। किलो कैलोरी से किलो कैलोरी में जाना है तो आपको 1000 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। इसे यहाँ पे -10, 2 इंटू 10 के पावर -3 आ गया, ये तो आ रहा है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ था बच्चों, 300 केल्विन, समझा। अब इसे सॉल्व करने में बच्चों यहाँ पे 1 0 ये 0 बाजे, ठीक है। यहाँ पे 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ये वैल्यू जो निकल करके आएगी बच्चों, वो ध्यान रखना, लगभग ये वैल्यू आएगी 483.33, ये निकल करके आएगी। तो इन दोनों के रेशियो की वैल्यू इतनी होती, ठीक है। आगे बढ़े। विच इज द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड, ये बताना है बच्चों। देखो, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड की बात करें, ये इस ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इसको आप मत इंक्लूड करना। सिर्फ 4 ऑप्शंस आपको कंसिडर करने हैं, HF, HCl, HBr और HI। इन चारों में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे मोस्ट अनस्टेबल पूछा हुआ है, अनस्टेबल,
जो कि आसानी से टूट जाएगा। तो कौन है यहाँ पे मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है? तो हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन होगा? HI होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रोजन देने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं, आपको पता ही। तो कौन आसानी से हाइड्रोजन देगा? हाइड्रोजन देना चाहता है, अरे जल्दी से हाइड्रोजन, यहाँ पे H। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही ऊपर से नीचे जा रहा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 है सब में, वो तो 2.1 तो सब में है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो फिक्स, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर से इधर जाने पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? HI आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मुलेटेड एज दिस, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। हमने अभी बात की कुछ देर पहले कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे X इसका वाटर न्यूट्रल लिगेंड है 0, प्लस इसके ऊपर +1 का चार्ज है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस सल्फेट की वजह से कितना चार्ज है? +2 का चार्ज है। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका? 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द डिटरमाइन द CFSC ऑफ D6 कॉम्प्लेक्स हैविंग दिस। यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू दे रखी है और पेयरिंग एनर्जी दे रखा है, और आपको इस कॉम्प्लेक्स का पेयर बताना है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि D6 है, तो सबसे पहले CFSC को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, ठीक है, -0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं T2G वाले इलेक्ट्रॉन को, और +0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं EG वाले इलेक्ट्रॉन को, इनटू क्या हो जाता है? ये ऐसा होता है। और n टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी, यदि पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यदि पेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी ऐड होगी। अब क्वेश्चन में पेयरिंग एनर्जी दिया रहा है तो आपको याद रखना है। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंसिडर करना है, ये आपका करेक्शन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बट यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, EG में? क्योंकि लिगेंड ही बताता है, या ये इन्फॉर्मेशन ही बताती है कि T2G और EG में इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 भरे जाएंगे कि पहले T2G भरा जाएगा फिर EG भरा जाएगा। क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि यदि पेयरिंग हो ही जा रही है तो फिर ऊपर इलेक्ट्रॉन EG में क्यों भेजना। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे T2G नीचे है और EG ऊपर है, यदि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे पूरे तरीके से भर जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। और D6 कॉम्प्लेक्स है बच्चों, D6 कॉम्प्लेक्स है तो पहले T2G में 1 2 3 ऊपर नहीं जाएगा, पहले T2G में भरा जाएगा फिर EG में जाएगा, तो 4 5 6। तो इसका मतलब EG में 0 इलेक्ट्रॉन है और T2G में कितने हैं? 6। ठीक है, तो यहाँ पे -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, और इसमें 0, ठीक है, इतने हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -2.4, और बाहर क्या है? ये पेयरिंग कितनी है? कितने पेयरिंग एनर्जी है? 3 पेयरिंग एनर्जी है, तो 3 टाइम्स ऑफ P, और P की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 15,000 पर सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000 ये दे रखी है। कितना आ जाएगा? इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 45,000 आएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी -15,000 पर सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है? CFSC की वैल्यू आई है, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इतनी आई है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में आपको कैलकुलेट करना था CFSC की वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ दिस, हाउ मेनी ऑफ दिस विल एक्सिबिट
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों देखो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MABCD टाइप का यदि कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, वो भी कितने आओ देखते हैं कैसे। उसका एक तरीका होता है बच्चों, पेयर बनाओ ABCD, जितने पेयर बनेंगे उतने GI होंगे। फिर दूसरा BC, ठीक है, एक हो गया AB और एक CD। फिर दूसरा AD और कोई पेयर, एक हो गया ABCD, एक हो गया AD और AC हो गया। फिर उसके बाद BC वाला पेयर, अब यहाँ BC और AD, तीन पेयर बन रहे हैं, ठीक है, तीन पेयर बन रहे हैं। और इसके अलावा और कोई और आपने पेयर बनाया तो वो रिपीट करेगा, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो जिस हिसाब से टोटल यहाँ पे 3 GI बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। आप बना भी सकते हैं, बना करके वो जिस एक को फिक्स करके इंटरचेंज करके आप टोटल नंबर ऑफ GI बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर बना लो ऐसे, जितने पेयर बनेंगे उतने GI होंगे। ओके, तो चलिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे बच्चों करेक्शंस थे, अभी हमने देखा 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस में। तो जो भी 1-2 क्वेश्चन में करेक्शन है उससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा डाउट है तो आप आकर के ब्रांच में पूछ सकते हैं। और फिर भी और भी किसी कंसेप्ट या में आपको दिक्कत है तो आप ब्रांच में आकर के रेस्पेक्टिव टीचर मेरे से, बहुत सारे सर यहाँ पे आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए हैं, आप आइए अपने डाउट्स को क्लियर करिए, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम आपके पास बहुत पास आ चुका है। और इसलिए इस बात का आप ध्यान देंगे कि जितना जल्दी हो सके रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, मैक्सिमम टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि अब विदिन 1 मंथ से भी बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, 1 मंथ, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए इसी के साथ सारे क्वेश्चंस हो गए, 25 क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई और भी डाउट्स आपको रह जाता है, जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इसमें आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा डाउट्स रह गए हैं तो आप आकर के ब्रांच में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।